नमस्कार, मैं हिमांशु डी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। आज की मुख्य समाचार है। कल यूपी चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगा जेडीयू। यूपी चुनाव को लेकर एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों का समझौता होने के आसार लगभग समाप्त हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू की तरफ से कल नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकते हैं। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को भाजपा से बात करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब तक इस बातचीत का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाया है। जेडीयू की तरफ से लगातार इस बात के लिए इंतजार किया जा रहा था कि भाजपा के लिए 7 सीटों के बंटवारे पर समझौता हो जाएगा, लेकिन अब इसकी लगभग संभावना खत्म हो गई है और ऐसे में यूपी चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जैसा कि जेडीयू की तरफ से पहले दावा किया गया था कि वह यूपी में भाजपा से समझौता नहीं होने की स्थिति में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इससे पहले जेडीयू ने भाजपा से यूपी के 23 सीटों की मांग की थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी है। विधान परिषद का चुनाव है, जिसे लेकर दोनों गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन में पेच फंसा है। एनडीए के घटक दलों में भी सीट बंटवारे पर जिस तरह से जिरह कायम है, एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी 13 सीट अपने खाते में चाह रहा है, वहीं सहयोगी दल जेडीयू विधानसभा चुनाव 2020 का फॉर्मूला की मांग कर रहा है। दूसरे सहयोगी मांझी ने भी 2 सीटों की डिमांड कर परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में विधान परिषद की सीट बंटवारे को लेकर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से संजय जायसवाल एवं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब मुलाकात की थी। मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इस पर साफ साफ बोलने से डिप्टी सीएम बचते रहे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपनी पूरी बात बताई। विधान परिषद की 24 सीटों पर सहयोगी दलों से समझौते को लेकर निर्णय अब केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं है। जहां तक विधान परिषद की सीटों के बंटवारे का सवाल है, तो इस पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। कौन कहां से लड़ेगा, सब कुछ जल्द ही साफ हो जाएगा। वहीं बोचहा विधानसभा उपचुनाव में हम सब मिलकर लड़ेंगे। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दिल्ली गए थे। दोनों नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिले और विधान परिषद की सीटों पर चर्चा की। बिहार के नेताओं से भाजपा नेतृत्व फाइनल बात कर रही है, फिर सहयोगी जेडीयू नेतृत्व से बात करेगी। जेडीयू की तरफ से भाजपा नेतृत्व को बता दिया गया है कि पार्टी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक है। जेडीयू का मानना है कि 2020 विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले के साथ सीट का बंटवारा हो, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि 24 में से 13 सीटें हमारी हैं, ऐसे में सिटिंग सीट हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि बिहार बीजेपी नेताओं के दिल्ली दरबार में जाने के बाद सीटों के समझौते पर केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। बिहार में सत्ताधारी दलों के भीतर घमासान मचा हुआ है। 3 विधायकों वाली पार्टी सीधे सीधे बीजेपी को ललकार रही है। मुकेश सहनी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो हमें गठबंधन से निकाल दें। वैसे बिहार बीजेपी भी मुकेश सहनी को नोटिस नहीं ले रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने मंत्री मुकेश सहनी को लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं। बीजेपी नेताओं का साफ कहा कि ये गिदर बकी देना बंद करें। हिम्मत है तो मंत्री पद और एमएलसी का पद से इस्तीफा देकर और चले जाए। एक बार फिर से भाजपा सांसद मुकेश सहनी को कहा कि अगर गठबंधन में रहना है तो मोदी मोदी और योगी योगी कहना है। मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी को खुली पॉलिटिकल चुनौती दे दी है। सांसद ने वीआईपी चीफ को कहा कि मुकेश सहनी देख लो, बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने आपकी हैसियत बता दी। बता दूं कि वन का मतलब जंगल होता है, इसलिए नीरज बबलू को कुत्ते, गीदड़, हाथी और शेर का पता है, इसलिए आपकी बोली को पहचान करते हुए उनसे गिदड़ बकी करार दिए है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आगे कहा कि अब अंदाजा हो गया होगा कि न कि बीजेपी के नेता दहाड़ते हैं। तुम्हारा किरायानामा जून तक का ही है और विस्तार नहीं होगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मकान मालिक कौन है। अगर आप इतना ही निस्वार्थी हो तो सरकार में रहने को लोभ मोह नहीं होगा, तो सरकार में का मलाई क्यों खा रहे हैं। मंत्री पद और बीजेपी द्वारा दी गई एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दें। मत भूले समाज में तुम तो तुम्हारे समाज नहीं, अगर गठबंधन में रहना है तो जय मोदी जय योगी कहना होगा।
तुम्हारा खेल खत्म। शीतलहर और कोहरे से बेहाल बिहार के लिए आने वाले दिनों में मौसम और ज़्यादा बेईमान होने जा रहा है। पटना में सर्दी का सितम अपने चरम पर है। राजधानी पटना में इन दिनों जम्मू से भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान इस मौसम का सबसे कम और पारा लुढ़क कर 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तुलनात्मक रूप से पटना का तापमान जम्मू से कम हो गया। वहीं शुक्रवार सुबह की सर्दी भी कम नहीं आई। पटना में सुबह का समय लोगों को भयंकर ठंड से जूझना पड़ा और ठंड के कारण सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। न ही सिर्फ पटना बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों का भी यही हाल है। भागलपुर, गया, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सहित अन्य कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव होने की पुष्टि की। सर्दी के साथ ही कोहरे के कारण आम जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे की वजह से पटना आने जाने वाले विमान का परिचालन बुरी तरीके से बाधित हुआ है। कई विमानों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृष्टि में आई कमी के कारण पटना में गुजरने वाले 6 विमानों को पिछले 24 घंटे के दौरान रद्द कर दिया गया, जबकि 9 की आवाजाही देरी से हुई। ट्रेन सेवा पर भी कोहरे की मार पड़ी। लंबी दूरी की ट्रेनों में घंटों विलंब करना पड़ रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से जूझ रहे बिहारवासियों को अब नई मुसीबत के तौर पर अगले 24 घंटे में बारिश की मार झेलनी होगी। 22 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्से में कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 जनवरी को राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना है। बारिश के कारण मौसम और ज़्यादा सर्द हो सकता है। खासकर अगले 72 घंटों के बाद सूबे में कई इलाकों में सर्दी का सितम महसूस किया जा सकता है। 3 सप्ताह के शिकायतों के निपटारे के लिए बनाए गए फोरम। हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को दिया निर्देश। बिहार में बिजली वितरण को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायत सामने आती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा नहीं हो के बराबर होता है। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पटना हाईकोर्ट ने पहल करते हुए बड़ा आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में बिहार सरकार की ऊर्जा विभाग और उत्तर व दक्षिणी बिहार विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में विद्युत उपभोक्ता के शिकायत का निवारण किया जाए और इसके लिए फोरम की स्थापना करें। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार खंडपीठ ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जांच करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। बिहार में 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। जानते हैं किस तरह का रहेगा प्रतिबंध और किस चीज़ में मिलेगी छूट। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर आज फिर से सीएमजी की बैठक हुई थी, जिसमें पुरानी कोरोना गाइडलाइन को 6 फरवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब बिहार में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक लगा रहेगा, जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं जिम, मॉल और पार्क भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे शिक्षण संस्थान भी 6 फरवरी तक बंद रहेगा। बता दें कि पुरानी गाइडलाइन 21 जनवरी को खत्म हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। लगभग 2.5 माह से एसवीयू से बचने की कोशिश में लगे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीते गुरुवार को पूछताछ के लिए विशेष निगरानी इकाई के सामने आने पर मजबूर होना पड़ा, जहां उनके आवास से बरामद नकदी सहित विश्वविद्यालय के किए गए वित्तीय गड़बड़ी का लेकर सवाल पूछे गए। बताया गया कि लगभग 1.5 घंटे तक चली पूछताछ में वीसी राजेंद्र प्रसाद किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एमयू में विशेष वीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुरुवार लगभग 12 बजे के करीब एसवीयू के कार्यालय पहुंचे, जहां केस के आईओ डीएसपी सुधीर ने उनसे पूछताछ शुरू की। हालांकि अदालत से जुड़े जरूरी काम के चलते पुलिस पदाधिकारी को जाना पड़ा, जिसके कारण पूछताछ का यह दौर सिर्फ 1.5 घंटे तक ही चल सका। इस दौरान विवादित वीसी ने सबसे पहले मगध विश्वविद्यालय कुलपति रहते हुए 30 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सवाल दागे गए। ओएमआर शीट की खरीदारी समेत ई लाइब्रेरी के लिए किए गए भुगतानों के बाबत से उनसे पूछताछ हुई। जरूरी नहीं होने के बावजूद
खरीद का ऑर्डर देने और बगैर जांच पड़ताल के ही राशि का भुगतान करने को लेकर एक के बाद एक सवाल दागे गए। एसडीयू के अधिकारियों के सवालों के फेहरिस्त से घर से बरामद 95 लाख नकद के अलावा 5 लाख की विदेशी करेंसी समेत अन्य जायदाद के स्रोत भी जाने गए। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछा गया कि इतनी नकदी राशि कहां से और कैसे आई। पूछने पिछले वर्षों से खरीदी गई अन्य सामानों की भी जानकारी उनसे मांगी गई। बताया जा रहा है कि नगद राशि वह अपने बताते रहने समेत कई और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान वह सफाई देते दिखे कि उनके जवाब में न तो दम था और न ही पूछताछ में शामिल अफसरों को जवाब से संतुष्ट पाया गया। बताया जाता है कि गुरुवार की पूछताछ में उन्होंने जो जवाब दिए उसका विश्लेषण होगा, फिर दोबारा से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई ने मगध विश्वविद्यालय में 30 करोड़ की से अधिक की गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकता दर्ज करने के बाद 17 नवंबर को कुलपति के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी में गोरखपुर स्थित घर से 95 लाख कैश के अलावा विदेशी मुद्रा, कई जमीन जायदाद के कागजात मिले थे। उन्हें जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहले 3 जनवरी को बुलाया गया था, पर नहीं आए। इसके बाद उन्हें दूसरी नोटिस करते हुए 20 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। पुलिस ने छापेमारी कर 15 लीटर देसी शराब किया है बरामद। जिले के बाबरगंज थाना क्षेत्र में अंड रोड में समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर शराब कारोबारी रामविलास शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान शराब बनाने वाले कई सामग्री भी बरामद किया गया है। मौके पर मद्य निषेध इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने शराब को नाले में गिराकर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि रामविलास लंबे समय से देसी शराब का कारोबार करता था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस गिरफ्तार रामविलास से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।